नमस्ते, स्वागत है आपका इस डिजिटल बुलेटिन में। मैं अखिलेश आनंद हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ मैं आपके लिए दिन की तमाम बड़ी खबरें लेकर इस वक्त हाजिर होता हूं, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। ये जो डिजिटल बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें सारी वो खबरें होंगी जो दिन में आज सुर्खियों में रही हैं। उससे जुड़ी हर बड़ी जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आज की जो बड़ी खबर है जिससे हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो खबर है कानपुर से जुड़ी हुई। कानपुर में दरअसल सांप्रदायिक तनाव का अचानक से माहौल बन गया। जुमे की नमाज के बाद कई मुस्लिमों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। बाजार बंद कराने को लेकर यह पूरा हंगामा बरपा है। और इन सब की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, बताया जाता है बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की थी, उसी को लेकर लोग वहां पर नाराज थे। तो कानपुर में अभी इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह की स्थिति है, पूरी खबर देखिए। इस वक्त मैं परेड चौक के इलाके में हूँ और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जो इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो तनावपूर्ण हुए थे उनको जो कंट्रोल में किया जा सके। लिहाजा जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जो अपनी पूरी टीम के साथ में देखिए पूरा इलाके में मार्च पास्ट की जा रही है। इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और इलाके के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि हर कोई अपने घर में रहे, क्योंकि सुबह की जो दोपहर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर जो है कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं कि किस तरीके से इस तरीके के हालात बने। और फिलहाल अभी भी देखिए लगातार जो मार्च पास्ट भी की जा रही है और ये वो इलाका है जहां पर दोपहर में पथराव हुआ था, जो नमाज हुई थी, जुमे की नमाज हुई थी, उसके बाद में यहां पर पथराव हुआ था और अभी भी देखिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। और इस सबके बीच में जो पूरी बाजार है, इस वक्त हमको ये बाजार बंद नजर आ रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि जरा दर्शकों को ये भी बताते चलिए कि ये जो इलाका है जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इस इलाके का नाम क्या है? वो मस्जिद जहां पर जुमे की नमाज हो रही थी, जिस जगह आप मौजूद हैं, यहां से वो कितने फासले पर है? यहाँ से कुछ दूरी पर है ये जो पूरा इलाका है, ये यतीम खाने का इलाका कहलाता है। और देखिए फिलहाल आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए अभी भी जो यहाँ पर जो है जो एक समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर बहुतायत में उनकी जो दुकानें हैं, आवास हैं, लिहाजा अभी भी हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन उनको ये समझा रहा है कि इस वक्त आप लोगों को घरों में रहना होगा। और अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से खासतौर पर घरों के ऊपर जो महिलाएं हमको नजर आ रही हैं, तो वहीं जो पुरुष हैं वो इस वक्त जो है घरों के जो है नीचे ही है। और फिलहाल जो पुलिस इस वक्त जो मार्च पास्ट कर रही है, हम आपको उसके साथ साथ देख करके चलते हैं। देखिए पुलिस इस वक्त जो पूरे इलाके में, अगर हम जो ये परेड चौक की बात करते हैं या यतीम खाना, ये जो पूरा मोहल्ला है, ये जो इलाका है, यहाँ पर बात करें तो देखिए पूरे इलाके में इस वक्त मार्च पास्ट की जा रही है। जगह जगह जो पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं वो तैनात कर दी गई हैं। अभी हमारी जो कुछ सिपाहियों से बात हो रही थी पुलिस के जवानों से, तो उनका ये कहना है कि वो भी यहाँ पर नहीं थे, वो कहीं और थे और उनको आनंद फानंद में यहाँ डिप्लॉय किया गया है। वहीं एक और तस्वीर आपको सामने दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये जो जगह आप पूछ रहे थे ना, देखिए ये यतीम खाना वाला ये वो इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। परेड चौक और यतीम खाना ये जो पूरा इलाका है, यहां पर ये घटना हुई है। लेकिन पुलिस पूरे इलाके में मार्च पास्ट कर रही है। लिहाजा हम आपको पुलिस के साथ साथ लेकर के चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहां पर लगातार पुलिस द्वारा मार्च पास्ट की जा रही है, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से हम आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अमूमन ऐसा नहीं है कि ये जो बाजार है ये बंद रहता है, लेकिन आज ये बाजार बंद है। और देखिए लोग किस तरीके से इस वक्त जो अपने घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी इस तरीके का जो माहौल यहाँ पर आम नहीं है। लेकिन आज जो कुछ घटा है वो निश्चित तौर पर पूरे इलाके के लिए कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर ये क्या पहले से सुनियोजित था या अचानक ये पूरी घटना घटी है। लेकिन निश्चित तौर पर इलाके का माहौल काफी संवेदनशील हो गया है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंकित गुप्ता मौके पर ही मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से जो फ्लैग मार्च एक तरीके से किया जा रहा है, उन्हीं पुलिस वालों के साथ अंकित गुप्ता लगातार आगे बढ़ते हुए पुलिस यहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों को करा रही है, ताकि जो डर, जो भय का माहौल है वो यहां से खत्म हो सके, लोग जो हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके खाकी की छांव में। और इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित के पास और अंकित से ये समझने की कोशिश करेंगे, अंकित जब आप मौके पर पहुंचे, आपकी जो बातचीत हुई यहां पर, आखिरकार हुआ क्या? जुमे की नमाज के बाद हालात इतने क्यों बिगड़े कि ये पथराव शुरू हो गया? क्या हुआ था अंकित? रुमाना सही बताऊं तो जब मैं यहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ तो उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई अब जो है इस वक्त जो है थोड़ा सा डरा हुआ भी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे कि जुमे की नमाज के बाद में यहाँ पर अचानक पथराव हुआ है, लेकिन जब हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि एक समुदाय की तरफ से बंद का कॉल दिया गया था और जब दूसरे समुदाय ने उसको नहीं माना तो वहीं पर से हालात ख़राब होने शुरू हुए। लेकिन ये देखिए इस वक्त अब हम जो पहुँच चुके हैं
एक और चौराहे पे यहाँ पर जो पुलिस चौक बनी हुई है, तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस चौराहे पर पहुँच करके अब लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। देखिए, समाज के जो दूसरा समुदाय है उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको पुलिस अपने साथ में लाई है और उनके जरिए एक अपील करवाने की संभवतः कोशिश है, क्योंकि पुलिस के पास में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लाउड स्पीकर भी है और उनके जरिए संभवतः लोगों तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, क्योंकि देखिए हमने देखा यहाँ पर पुलिस का तो बंदोबस्त है ही, लेकिन ये जहाँ पर लगातार पथराव की जो पूरी घटना हुई थी, अगर हम उस जगह की भी बात करते हैं तो अभी भी हमको पूरे इलाके में बड़ी संख्या में देखिए जगह जगह पर पुलिस सुरक्षा बल हमको तैनात नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर अब तो जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं स्थानीय लोग भी लगातार यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं और खास तौर पर एक समुदाय के लोग अगर सड़कों पर जो है दूसरी एक जगह खड़े हैं तो दूसरे समुदाय के लोग दूसरी जगह सड़कों पर खड़े हुए हैं और इस तरीके से इस वक्त हमको पूरे इलाके में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा दूर अगर सहयोगी कैमरा पर्सन मान की मदद से आपको दिखा सकूं, देखिए अगर ये वो पूरा इलाका है, ये वो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त जो है अमूमन जो बाजार है वो पूरा हमको एक तरह से बंद नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पथराव की घटना हुई है। वहीं अगर घरों के ऊपर की जो है आपको तस्वीर दिखा सकूं, जो भी हमने पहले भी दिखाई थी, कोशिश की थी। और अब अगली खबर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से खबर है। आपको पता है पिछले काफी दिनों से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसमें एक बड़ा तथ्य सामने आ रहा है। जब आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, चीज जो नजर आती है वो ये है कि ट्रिपल टारगेट है। जी हाँ, एक तरीके से 3 किस्म के लोगों को वहां पर दहशतगर्द आतंकवादी जो है वो टारगेट कर रहे हैं। उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है कश्मीरी पंडित, उसके बाद जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और तीसरे वो लोग जो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से वहां पर कामकाज की तलाश में पहुंचे हुए हैं। तो किस तरीके से इस ट्रिपल टारगेट के जरिए आतंक का ये पूरा खेल खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और इसके पीछे आखिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। यहाँ रोजमर्रा लोग मर रहे हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जान पर खेल के कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम मास में रेजिग्नेशन दे देंगे मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। गुस्सा है, विरोध है और सबका कारण डर है। एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने घाटी के हिंदुओं को हिला दिया है। निशाने पर या तो कश्मीरी पंडित हैं या फिर कश्मीर के बाहर से आए लोग। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी इन्हीं लोगों की पहचान करके हत्याएं कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे कुलगाम के इलाकाई ग्रामीण बैंक में मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। सुबह बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में घुसकर हत्या की गई और गुरुवार की रात को ही बडगाम में मजदूरी करने वाले 17 साल के दिलखुश की हत्या कर दी गई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों पर जो हमलों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस समय हम बडगाम के चाडोरा में उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों को कल देर शाम निशाना बनाया गया। ये वो ईंट का भट्टा है जहां पे ये मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ पे जो है प्रवासी मजदूर ज्यादातर काम करते हैं और इन्हीं को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। इस घटना के बाद से मजदूरों में दहशत है। कई इलाकों से मजदूरों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। हमलों के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां घाटी में पोस्टेड हिंदू सरकारी कर्मचारी अपना तबादला जम्मू करवाने के लिए वी वांट ट्रांसफर के नारे लगा रहे हैं। नौकरी हम रिजाइन देने को तैयार है सर, हम अपना रिजाइन देने को तैयार है। हम मास में रेजिग्नेशन दे देंगे मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने 15 सालों में विदुर सुरक्षा से हमने जॉब की, अब ना जाने हमें नहीं पता है वहाँ क्या इशू चल रहा है। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमारे साथ सर हमारे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड भी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। कल को हम किस तरह से, आप जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बना ही है ना। अब जब वो लोग खुद प्रोटेक्ट नहीं है तो हमें वो कहाँ से प्रोटेक्शन देंगे? घाटी के बिगड़े हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की तो विरोधी लगातार हो रहे हमलों को लेकर सरकार पर टूट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा,
बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आपने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने वोट भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। इन हमलों के बाद घाटी के हालात कितने बदल चुके हैं, इसकी आंखों देखी गवाही दे रहे हैं हमारे दोनों रिपोर्टर। जम्मू से अजय बाचलू और बडगाम से आसिफ कुरैशी ने जो तस्वीरें भेजी वो वाकई परेशान करने वाली हैं। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहाँ पर करीब 10 परिवार आज सुबह कश्मीर घाटी से निकलकर अपने घर जम्मू आ रहे हैं। हमारे साथ अमित कौल हैं जो आज ही कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू पहुंचे। अमित जी, क्या वजह हुई रातों रात निकलना पड़ा? सर, वजह ये हुई कि अभी कश्मीर जो है रहने लायक नहीं है। हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो सेफ्टी है दैट इज़ ज़ीरो। और आप सुबह से अभी आपने देखा कि सुबह से 4 माइनॉरिटीज़ की किलिंग हो चुकी है। और पीछे हमारी एक बहन स्कूल के प्रेमिसेस में मारी गई, उससे पहले राहुल भाई मारे गए हमारे। तो आप देखें पिछले 1.5 साल से ये टारगेट किलिंग तो चलती ही आ रही है। बडगाम के शेखापुरा स्थित कश्मीरी विस्थापित पंडितों की कॉलोनी के बाहर खड़े हैं, जहां आज खामोशी है। कुछ दिन पहले तक जहां जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज से उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो ये कह के समाप्त कर दिया है कि आज अब उनकी सारी नज़रें जो है इसी बैठक पे रहेगी कि क्या फैसला लिया जाता है। कश्मीरी पंडित जितने भी कर्मचारी हैं उनका कहना है कि अब किसी भी हाल में वो कश्मीर घाटी में नहीं रह सकते। जिस तरीके के सुरक्षा हालात बने हैं, घाटी में हालात क्या हो चुके हैं इसकी गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में सुरक्षा बलों के जवान कश्मीरी पंडितों के परिवार को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर स्कूल ले जा रहे हैं। परिवार की चिंता है कि ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य क्या होगा। सिक्योरिटी का कवर दिया गया हमें, अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, वो टीसी लेके आएंगे वहाँ पर और उनसे बात करेंगे ऑनलाइन के लिए। ये प्रोवाइड की गई हमें सिक्योरिटी स्कूल तक। ये हाल तब है जब घाटी में विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा का संकट हिंदुओं को वापस आने पर मजबूर कर रहा है। और अब बात उस विजय की, बैंक मैनेजर विजय की, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। राजस्थान के मूलतः हुए रहने वाले थे। जब उनके पैतृक गांव में उनका शव पहुंचा तो लोग वहां पर गमगीन हो गए। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। सदमा ऐसा कि परिवार में चीख पुकार और हाहाकार मचा है। ये विलाप है एक पत्नी के वियोग का। मातम से मां का ऐसा बुरा हाल हुआ कि आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चिया नौकरी छोड़ के आज यार भूख को नहीं मरा रे, मेरा लाल रे। आतंकी हमले में एक भाई से उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसा बड़ा भाई बिछड़ गया। मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड, हर सुख दुख में मैं उसको बता सकता था। कोई भी प्रॉब्लम छोटी होती है तो ही मैं उसे शेयर कर सकता था। बुढ़ापे में कंधे का सहारा बनने वाले बेटे की अर्थी को बुजुर्ग पिता को कंधा देना पड़ रहा है। कम से कम मेरे बेटे को 2 साल दाम्पत्य जीवन का सुख तो वो देते। राजस्थान के हनुमानगढ़ के भगवान गांव की जिन गलियों से 4 महीने पहले विजय कुमार की बारात धूमधाम से गुजरी थी, आज उन्हीं गलियों से विजय कुमार की अर्थी निकली। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले विजय कुमार को कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो बैंक में काम कर रहे थे। विजय कुमार इलाकाई देहाती बैंक में मैनेजर के पद पर 3 दिन पहले ही नियुक्त हुए थे। विजय कुमार की 4 महीने पहले शादी हुई थी। विजय अपनी शादी का एल्बम और वीडियो भी नहीं देख सके।
टारगेट किलिंग के डर से हत्या के 2 दिन पहले ही पत्नी ने विजय कुमार से घर वापस चलने को कहा था। परसों शाम ने बहुत डर लग गया मैंने, मैं बहुत रोई परसों शाम ने। मैंने कहा मैं टिकट करा दी हूँ काल आप घरे चलागा। 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आने का वादा कर मां से विदा लिए विजय कुमार इस बार घर तो आए, लेकिन हमेशा के लिए मां को अलविदा कहने। या फोन पर तो कर तो यो 2 दिन पहले करी रे मम्मी बाहू में 15 दिन की छुट्टी ले गए मेरा लाल रे। मैंने कहता मेरा लाल का दुश्मन बैठे बटे खत्म कर दे सी मेरा बच्चियन रे। अरे विजय कुमार का शव आज जैसे ही कुलगाम से उनके पुश्तैनी गांव राजस्थान के भगवान पहुंचा तो अंतिम विदाई के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। आतंकी हमले में विजय की हत्या के बाद पूरे गांव में गुस्सा है। लोग सरकार से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद की, जिस पर आरएसएस के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनके बयान को संतुलित भी बताया जा रहा है, सधा हुआ बयान भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही कि हमारा जो आंदोलन था वो सिर्फ राम मंदिर को लेकर था, ज्ञानवापी को लेकर नहीं। और एक नसीहत भी उन्होंने दी है जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब हर मस्जिद में लोग शिवलिंग ना ढूंढें। लेकिन दोनों पक्षों के इस पर अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर क्या कह रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं किस तरीके से इस बयान पर निशाना साध रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे का मामला कोर्ट में चल रहा है। गर्मी की छुट्टियों के बाद 4 जुलाई को अदालत में आगे की सुनवाई होगी। इस बीच गुरुवार को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवाद को लेकर 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि ज्ञानवापी तो ठीक है, लेकिन बाकी मस्जिदों में शिवलिंग का दावा ठीक नहीं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। असल में ज्ञानवापी के साथ ही इन दिनों मथुरा, आगरा, दिल्ली और लखनऊ तक में मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। ये 5 तस्वीरें हाल के विवादों की गवाही है। अब आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि आरएसएस ने कभी कोई आंदोलन शुरू ही नहीं किया। हिंदू पक्ष आंदोलन शुरू करता है तो संघ उसका नेतृत्व करता है। हमें लगता है समाज जब आंदोलित होगा तो संघ भी समाज का संगठन है। आज नहीं तो कल उसे आगे बढ़ करके अव्यवस्थित आंदोलित समाज को नेतृत्व की दिशा तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का संगठन है। परम पूज्य भागवत जी का बयान सकारात्मक और हम लोग के लिए दिशा निर्देश है, और बहुत ही यह जो है उत्साहजनक है। हम लोग बेवजह अब हम लोग आंदोलन तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में हैं। जो भी माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा हम उसको पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। नहीं, आरएसएस अपने को यहाँ से बैक कर रहा है, ये लग रहा है आपको? इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आरएसएस कभी भी जो है स्वयं आंदोलन करने के लिए जो संघ जो है स्वयं नहीं पहल करते हैं, स्वयंसेवक आगे आते हैं, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है तो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख की कथनी और करनी में अंतर है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका, ये सब जो है ये सब झूठी कहानी है। अगर ऐसा है, मोहन भागवत को ये बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। शिवलिंग भी मिल गया ज्ञानवापी में,
तो इस पे इस तरह की बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ही अपरिपक्व बयान इनका है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देश से। यह उन हिंदूवादी जो सनातन धर्मी हैं, जो अपने पुरातन जो मंदिर हैं जिस पे मुग़लों ने कब्जा किया, उस पे कहीं ना कहीं उनके हौसला को तोड़ने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी जो हतोत्साहित करने वाला ये बयान। आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद आपने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बातें सुनी। अब जरा मंदिर को लेकर आंदोलन का इतिहास और आरएसएस का एजेंडा भी समझ लीजिए। और सबसे पहले इस बैनर को देखिए जिस पर लिखा है, राम जन्मभूमि एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और नीचे लिखा है विश्व हिंदू परिषद। और यहाँ इसी बात के नारे भी लग रहे हैं। केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वीडियो 90 के दशक का है और जिस विश्व हिंदू परिषद ने काशी मथुरा का नारा दिया वो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का हिस्सा है। कुछ और रिसर्च करने पर हमें मालूम चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर का एजेंडा तो आरएसएस ने साल 1959 में ही तय कर लिया था। धर्मेंद्र कौशल के लिखी आरएसएस रिजोल्व्स नाम की किताब के 15 नंबर के पेज पर आरएसएस की उस साल की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पास किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा है, जिसमें मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद को वापस अपने स्वरूप में लाने का प्रस्ताव पास किया गया। और इस प्रस्ताव में साफ साफ काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। पड़ताल का पन्ना पलटते हुए हमें साल 2003 में आरएसएस की कन्याकुमारी में हुई बैठक का ब्यौरा भी मिला। एक अंग्रेजी अखबार में बाकायदा पूरी खबर छपी थी कि आरएसएस ने काशी और मथुरा के मंदिरों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया है। इस बात की पुष्टि आरएसएस रिजोल्व्स नाम की किताब के पेज नंबर 320 से होती है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञानवापी का एजेंडा आरएसएस के लिए आज का नहीं है, आज से 63 साल पहले का है। इसलिए आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही उसमें कई राज भी हैं और राजनीति भी है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अपने देश में किस तरीके से लाश पर भी सियासत होती है, मौत पर भी राजनीति होती है। सिद्धू मूसेवाला जो बड़े सिंगर थे, उनकी हत्या के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब की मान सरकार सवालों के घेरे में है, लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के घर में लगातार अलग अलग पार्टियों के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि इन सब के पीछे राजनीति है। और दरअसल सिद्धू मूसेवाला के पिता पर डोरे डालने का ये प्रयास है ताकि वो उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के लोग उन्हें चाहते हैं अपने साथ लाना, उनके साथ जुड़कर चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचते उससे पहले ही वहां भारी प्रोटेस्ट हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली तो मूसेवाला के घर वालों से मिल ही नहीं पाए। वहां मौजूद लोगों ने उनका इस कदर विरोध किया कि उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। सीएम के दौरे से पहले इस विरोध प्रदर्शन से पुलिस के कान खड़े हो गए। हालांकि इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले, उनका दुख साझा किया। सीएम मान ने ऐलान किया कि सिद्धू मूसेवाला के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, मूसेवाला के नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा, मूसेवाला के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान मूसेवाला के घर वालों के साथ करीब 1 घंटा 10 मिनट तक बैठे रहे। उन्होंने परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, एक सिद्धू की याद में कोई म्यूजियम हो, स्टेडियम हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो जो सिद्धू के सपने थे वो मांग की है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये मांगनी हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। जो भी परिवार ने बोला वो हम पहल के आधार पर करेंगे। गुरप्रीत सिंह बनावाली वही विधायक हैं जिनका मूसेवाला के घर पहुंचने पर भारी विरोध हुआ। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इस मुश्किल की घड़ी में भी पंजाब कांग्रेस, जो उनका अतीत रहा है लाशों पे राजनीति, गंदी राजनीति करने का, वो बाज नहीं आ रही। आज फिर से पंजाब कांग्रेस के एक एक्स एमएलए अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला साहब के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, मूसेवाला की हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी। मैं समझता हूं कि अभी नई सरकार है, नई सरकार पूरा प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को पंजाब को आगे बढ़ाना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अब बात करेंगे ईडी के समन की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का जो समन भेजा गया, हमें जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी की तारीख तो तय हो गई है ईडी के सामने पेश होने की, लेकिन सोनिया गांधी के पेश होने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको ये पता है कि सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इस खबर से जुड़ी हुई और क्या जानकारियां सामने आ रही हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए नई तारीख 13-14 जून की मुकर्रर हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन जारी किया है। दोनों के बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए जाएंगे। राहुल गांधी को ईडी का ये दूसरा नोटिस है। इसके पहले ईडी ने 2 जून को राहुल को पेश होने के लिए सम्मन जारी किए थे, लेकिन राहुल गांधी विदेश में थे। लिहाजा राहुल गांधी की मांग के बाद अब उन्हें दूसरा सम्मन जारी कर 13-14 जून को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय आने के लिए कहा गया है। वहीं सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि सोनिया गांधी अभी कोरोना संक्रमित बताई गई हैं। जिस नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को ईडी का नोटिस मिला है, उसकी स्थापना देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास था। 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई। YIPL के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही हैं। यंग इंडिया ने 9 करोड़ के शेयर और मालिकाना हक के बदले एजेएल की देनदारियां चुका दी। एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया और फिर माफ कर दिया। यंग इंडिया द्वारा एजेएल को अधिग्रहण करने के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि सिर्फ कुछ लाख रुपए की कंपनी बनाकर यंग इंडिया को एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया। आज की एक और बड़ी खबर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के खास माने जाते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई है खुद अरविंद केजरीवाल ने। जिस तरीके से उनके खिलाफ जांच की बात कही गई है, आपको हम बता दें कि दरअसल इस मामले में बीजेपी तो 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी के नेता कई कागज के साथ पेश हो गए, हाजिर हो गए। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ना हो जाए। इन्हीं तस्वीरों के जरिए केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल का गीत गुनगुनाती है। सरकारी स्कूल में सुधार का दावा कर अपनी पीठ थपथपाती है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प करने का विज्ञापन छापती है। जिस मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर सियासी पैर पसारने में जुटी है, दिल्ली के उन्हीं सरकारी स्कूलों की नींव में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी के निशाने पर हैं। जो एक कमरा, आम कमरा 4 लाख 5 लाख का घर का बन जाता है, 400 फुट के कमरे, जो 400 फुट के जो स्पेसिफिकेशन आई है, वो एक एक कमरे की कॉस्ट 27 लाख 28 लाख रुपए आ रही है। तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? दिल्ली की जनता को पूछने का हक है। और ऐसे एक नहीं, दिल्ली की सरकारी स्कूलों के 12,000 कक्षाओं में घोटाले का आरोप है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 201 कमरों के जोन के लिए 2015 में 28 करोड़ 95 लाख का बजट आवंटित किया गया, जिन्हें 2016 तक पूरा करना था। बाद में 2019 में एक फिर से बैठक ली गई और इन्हीं 201 कमरों के लिए 54 करोड़ 90 लाख का बजट निर्धारित किया गया, यानी पहले के मुकाबले लगभग 2 गुने बजट आवंटित किए गए। 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो दस्तावेज पता मालूम हो रहे हैं, एक सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी जेल के अंदर है, उस वक्त PWD मिनिस्टर थे, उनको बाद में हटाया गया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण होगा उनका कि ये उनको मालूम है कहीं ना कहीं ये दस्तावेज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और दूसरे मनीष सिसोदिया जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो जो दोनों हैं व्यक्ति हैं, सीधे सीधे लाइबल हैं इसके ऊपर।
बीजेपी कार्रवाई की उम्मीद कर रही है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल ही भविष्यवाणी कर मनीष सिसोदिया की मुनादी कर दी थी। कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा। लेकिन बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है कि अगर दामन साफ है तो फिर डर क्यों? और अभी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ नहीं हुई तो आपको डर किस बात का सता रहा है? अगर डर सता रहा है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दरअसल बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ही एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली के सरकारी स्कूल के कमरों में घोटालों की शिकायत की थी और अब एसीबी ने इस शिकायत के पक्ष में हरीश खुराना से और सबूत मांगे हैं।